ताजमहल की जमीन जयपुर के महाराजा की है, तो भाई ताजमहल की जमीन जयपुर के महाराजा की थी, तो किसने आपको रोका जो है उस समय पर शाहजहां से लेने के लिए? 2014 के बाद में इतिहास को लिखने के लिए आरएसएस ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसे अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के नाम से जानते हैं। जयपुर के महाराजा हो, जोधपुर के हो, सबके वैवाहिक संबंध मुगलों के साथ है। वर्तमान राजनीति है उसमें मुसलमान एक ऐसा, बीजेपी और आरएसएस ने एक ऐसा आर्टिफिशियल दुश्मन क्रिएट किया हुआ है कि अगर वो आर्टिफिशियल दुश्मन आरएसएस और बीजेपी के सामने नहीं होगा तो उनकी सत्ता नहीं बन पाएगी। पूरी की पूरी राजनीति जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ सेट की जा रही है, उसमें दो मेन चीजें हैं कि एक तो इसके जरिए ये क्लियर किया जा रहा है कि देखिए आपकी जो हैसियत है वो दोयम दर्जे की बना दी जाएगी अगर आप इसी तरीके से हमारे खिलाफ पॉलिटिकली खड़े रहेंगे। में आपका स्वागत है। मोहित राम हमारे साथ हैं, इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर बात करने वाले हैं। बात करते हैं हम ताजमहल से। ताजमहल जिसे दुनिया के सुना जाता है, जिसको लेकर एक पिटीशन दायर की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसे खारिज कर दिया गया है और फटकार भी लगाई है कि पहले पीएचडी कीजिए, यूनिवर्सिटी जाइए, इतिहास पढ़िए, उसके बाद यहाँ पर आइए। और ये अकेला मामला नहीं है, आप लोगों को पता है दिल्ली में भी हंगामा हुआ है कुतुब मीनार को लेकर, जिसे विष्णु स्तंभ कहा जा रहा है। यानी कि नया नया इतिहास बताया जा रहा है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने इतिहास के प्रोफेसर को लेकर आया हूं, जिससे हमें सही जानकारी मिल सके और आप लोगों को भी सही जानकारी मिल सके। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ताजमहल के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है और कुतुब मीनार के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, इनके इतिहास को जो ये कहा जा रहा है कि ये झूठा है, जो हम लोग पढ़ते आए, हमारे दादा परदादा पढ़ते आए, ये सब झूठा है। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे बताएं इस बारे में, दर्शकों को थोड़ा बताएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके दर्शकों का और आपका। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इतिहास है क्या। देखिए इतिहास बेसिकली जो ये पूरी की पूरी सोसाइटी का जो जर्नी है, और उस जर्नी को जब हम लोग तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, उसमें तथ्य आपके लिखित भी हो सकते हैं, आपके आर्काइवल भी हो सकते हैं, उसके साथ साथ आपके अभिलेख हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, इन सब के आधार पर इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई देखिए इन सोर्सेज के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि ये घटना इस तरीके से हुई थी। लेकिन आज के दौर में दरअसल इतिहास की एक नई व्याख्या शुरू हुई है। ये 90 के बाद में ये दौर जब शुरू हुआ था, जब खास करके पूरी राजनीति में सांप्रदायिकता अपने चरम पर आई थी और आरएसएस और बीजेपी ने जो है केंद्र में आकर के अपनी पूरी की पूरी राजनीति को शुरू किया, और जब उन्हें लगा कि इतिहास के जो सोर्सेज हैं, इतिहास के जो सबूत हैं पूरे इंडियन पास्ट के, वो उनके पॉलिटिकल जो ओरिएंटेशन है, उनका जो पॉलिटिकल गोल है, उससे जब मैच नहीं कर रहे हैं, तब उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने इतिहास लिखने वालों पर ये आरोप लगाए कि ये तो जो है मार्क्सिस्ट लोग थे, या ये मुस्लिम पसंद लोग हैं, या फिर ये तो जो है एंटी हिंदू लोग हैं, और इन्होंने इतिहास लिखा है तो वो पूरा का पूरा जितना कुछ लिखा गया वो सब का सब गलत है। अब होना ये चाहिए था कि अगर मान लीजिए आपने गलत साबित कर दिया, तो होना ये चाहिए था कि आप सोर्सेज लेकर के आते, नए तथ्यों के साथ सामने लाते, और जब आप ये लिखते तो आप साबित कर सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इनके पास वो तथ्य नहीं आए, और इन्होंने अब हुआ ये कि अपने तरीके से तथ्य गढ़ना शुरू कर दिया, तथ्यों को गढ़ना शुरू किया। ये अपने आप में एक नई चीज थी। जैसे कि आप देखिए कि 2014 के बाद में इतिहास को लिखने के लिए आरएसएस ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसे अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के नाम से जानते हैं, और उसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्होंने प्रोफेशनल जो इतिहासकार हैं, जिनका पेशा है इतिहास लिखना, उनको उसमें शामिल नहीं किया। संस्कृत के लोगों को, धर्म से जुड़े हुए जो लोग थे, ज्योतिष से जुड़े हुए जो लोग थे, या जिन जो कि गैर प्रोफेशनली अगर देखें तो जो गैर इतिहासकार लोग थे, उनको ला करके इतिहास लिखने की जिम्मेदारी दी गई। जब उन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि भाई हमारे जो मालिक हैं, आरएसएस जो हैं, उसका टारगेट क्या है, वो क्या चाहता है। तो
तो उन्होंने पहले टारगेट फिक्स किया कि हमें साबित करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले एक दूसरी सभ्यता हुआ करती थी जिसे सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये आरएसएस पॉलिटिकली कह रहा था, तो अब हमको ये स्थापित करना है कि सरस्वती थी, इंडस नहीं थी, या इंडस थी तो वो छोटे एरिया में थी, सरस्वती बड़े एरिया में थी, और लग गए उसको स्थापित करने में। फैक्ट नहीं है, बस उनको स्थापित करना, उसके लिए थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लोकेशन खोजना शुरू किया कि भाई हरियाणा का ये इलाका या, तो ये पूरा काम शुरू हुआ। अब ये काम इंडस से शुरू हुआ। इंडस के बाद में इनकी दिक्कतें 2-3 जगह इतिहास में हुई। सबसे बड़ी पहली दिक्कत होती है आर्यंस के इन्वेजन को लेकर के, जब पूरा इतिहासकार ये कह रहे थे कि आर्यंस बाहर से आए हुए लोग हैं, और उसको बाकायदा इतिहासकारों ने प्रूफ के साथ साबित कर दिया। अब जब ये साबित हो गया, इवन तिलक साहब भी कहते थे कि आर्यन तो जो है मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं। अब क्योंकि जो अपर कास्ट जो ब्राह्मण्स है, ये जो अपर कास्ट लोग हैं, ये सब तो आर्यन सिविलाइजेशन के लोग हैं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए सरस्वती सिविलाइजेशन का ये सब आइडियाज लेकर के आए। जब वहां पर उनका आइडिया फेल हो गया, तब इन्होंने कहा कि अब ऐसा है कि हमको डील करना है सीधा का सीधा मिडिवल ईरा में, जहां इनका जो रोल है वो बहुत डार्क रोल है। डार्क रोल से मतलब कि इन्होंने या तो जो बाहर से जो ताकतें आई यहां पर रूल अपना स्थापित की, उनके साथ इन्होंने अलायंस किया, संधि की, या फिर इन्होंने उनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब जैसे ही हम लोग ये देखते हैं कि मुगलों के दौर में राजपूत से लेकर के इस तरीके के जितने भी लोग हैं, इन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, संधियां की, और इवन उनके दरबार में जाकर के दरबारी बन गए, उनके मंत्री और संतरी बन गए, उनके सेनापति बन गए, और ये सब बन करके उन्होंने जो है अपने आप को इस्टेब्लिश किया, और वो अपने आप को बचाए रखने में कामयाब हुए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुगलों के खिलाफ शुरू से लेकर के आखिरी तक बगावत का झंडा बुलंद किया, या फिर अंग्रेजों की हुकूमत के दौर में भी देखेंगे तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शुरू से लेकर के आखिरी तक बगावत की हो, या उनके खिलाफ जो है अपने आप को जो है खड़ा किया हो, विपक्ष में खड़ा किया हो। ऐसा नहीं देखने को मिला। इसीलिए आज के दौर में हम लोग देखते हैं कि ये जो राइट विंग जो लोग हैं, ये यही काम कर रहे हैं कि अपना जो डार्क फेस है, उस डार्क फेस को छुपाने के लिए इन्होंने ये सब काम करना शुरू किया। और इसके लिए इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई देखो, ताजमहल तो जो है तेजो महल है। इसी बीच जयपुर की जो राज परिवार से जो आती हैं दिया कुमारी, जो बीजेपी की सांसद है, उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारे पुरखों की जमीन पे बना हुआ है। अब इस डिबेट को आप समझने की कोशिश कीजिए, तो जिस जमीन का क्लेम दिया कुमारी जी कर रही हैं, और वो जिस राजघराने से बिलोंग करती है, आमेर के राजघराने से, अगर इस सिलसिले को हम उघाड़ना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि आमेर का जो किला है, या पूरे के पूरे पूर्वी राजस्थान के जितने भी किले हैं, चाहे रणथंभौर हो, दौसा के आसपास का हिस्सा हो, और ये सब हिस्सा तो आदिवासी मीणाओं का है। इसी तरीके से दक्षिणी जो हिस्सा है, जिसको आज की तारीख में हम लोग चित्तौड़ और उसके आसपास का हिस्सा कहते हैं, वो सारा का सारा जो है भील आदिवासियों का जो है इलाका है उनकी। तो अगर इस डिबेट को शुरू करना है कि भाई ताजमहल की जमीन जयपुर के महाराजा की है, तो भाई ताजमहल की जमीन जयपुर के महाराजा की थी, तो किसने आपको रोका जो है उस समय पर शाहजहां से लेने के लिए? लेकिन आपने वो नहीं किया, क्योंकि आप तो उसके दरबार के हिस्से, आपके उसके दरबार में आपके जो आपके तो वैवाहिक संबंध है। जयपुर के महाराजा हो, जोधपुर के हो, सबके वैवाहिक संबंध मुगलों के साथ है। तो किसने आपको रोका कि मुगलों के खिलाफ जाकर के आप लड़ाई मत लड़िए? किसी ने नहीं रोका, लेकिन आपने चूज किया। आप देखिए, जिस फेमस हल्दी घाटी का जिक्र किया जाता है, उस फेमस हल्दी घाटी में जयपुर राज परिवार से आने वाले मानसिंह अकबर की तरफ से फाइट कर रहे हैं। तो किसी ने मानसिंह को मना किया था कि भाई आप अकबर के खिलाफ जाकर के लड़िए? किसी ने नहीं रोका। लेकिन अब अगर मानसिंह के डार्क फेस को हटाना है, तो इसीलिए उन्होंने जो है ये नए नए प्रोपेगेंडा शुरू कर दिए। अब इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि ताजमहल के बाद में उन्होंने कुतुब मीनार की डिबेट शुरू की है। इसी तरीके से हो सकता है कुछ दिनों बाद कहीं और की डिबेट शुरू हो जाएगी। तो ये ज्ञानवापी मस्जिद का डिबेट है, मथुरा की डिबेट है, ये सब डिबेट बनाए, ये नया इतिहास गढ़े। लेकिन इनके इतिहास में मुसलमान ही विलन क्यों हैं? और भी जा रहे हैं, और भी धर्म से जुड़े लोग थे जिनके किले हैं, या फिर जिनके और बहुत सारी चीजें बनाई हुई हैं। तो इसमें घूम फिर के मुसलमान ही क्यों आए? देखिए, दो वजह, इसकी दो वजह है।
पहली वजह तो यह है कि आज की जो वर्तमान राजनीति है उसमें मुसलमान एक ऐसा, बीजेपी और आरएसएस ने एक ऐसा आर्टिफिशियल दुश्मन क्रिएट किया हुआ है कि अगर वो आर्टिफिशियल दुश्मन आरएसएस और बीजेपी के सामने नहीं होगा तो उनकी सत्ता नहीं बन पाएगी। दिक्कत ये है, उनको अगर अपनी सत्ता को परमानेंट बनाए रखना चाहते हैं वो, और या फिर वो जो सो कॉल्ड हिंदू की बात करते हैं उस जनता को अगर उसको खुश करना है, उसको खुश करने का मतलब ये है कि असल समस्याओं से उसका ध्यान भटकाना है, तो मुसलमान का उनके सामने रखना उनके लिए जरूरी हो जाता है। जर्मनी में ये यहूदियों को किया गया था इसी तरीके से, हिटलर ने यहूदी दुश्मन इसी तरीके से बनाए गए थे। ये बाकी के देशों में इस तरीके से फांसीवादी ताकतों ने बनाती रही हैं, तो इसीलिए वो दुश्मन यहां पर इसीलिए। दूसरी चीज जो मैंने पहले भी बात कहा, क्योंकि मुगलों का दौर रहा हो चाहे अंग्रेजी हुकूमत का दौर रहा हो, वहां पर इनका जो रोल है वो बहुत नेगेटिव रोल है। वो इस देश के पक्ष में नहीं था, इस देश की आवाम के पक्ष में नहीं था, वह ये भी कह सकते हैं कि वो हिंदुओं के पक्ष में भी नहीं था। तो इसीलिए वो फॉल्स नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि जब अभी कुछ दिन पहले एक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ, पृथ्वीराज, जो अक्षय कुमार साहब मूवी लेकर के आ रहे हैं, उसका ट्रेलर को आप देखेंगे तो एक जगह वो एक अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदुस्तान। जबकि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस 10वीं 11वीं सदी में हिंदुस्तान टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हिंदुस्तान टर्म का इस्तेमाल हो रहा है। हिंदुस्तान अल्फाज ही अगर हम लोग देखें तो मुगलों के दौर में शुरू होता है, उससे पहले तो दिल्ली सल्तनत थी। हिंदुस्तान टर्म ही जो है पॉपुलर मुगलों के दौर में हो रहा है, जब उन्होंने पूरे के पूरी बड़ी टेरिटरी को, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट, साउथ एशियन कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया, तब वो हिंदुस्तान टर्म का इस्तेमाल करना शुरू हुआ, तब जाकर के वो पॉपुलर हो रहा है। तो अब आप सोचिए कि 500 साल पहले ले जाकर के वो फॉल्सली जो है नाम क्रिएट कर रहे हैं, जबकि वहां पर हिंदुस्तान जैसा टर्म है ही नहीं। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कुछ एविडेंस, कुछ ऐसे अकाउंट्स मिलेंगे जहां पर इस तरीके के, अलवरूनी के अकाउंट्स में कुछ मिल जाएगा, या राजतरंगनी में हो सकता है कहीं एक जगह मिल जाए, अदरवाइज कहीं पर नहीं है। लेकिन वो गढ़ा जा रहा है, ये नया तरीका है इतिहास को लिखने का, गढ़ने का। जी। तो इसमें सबसे बड़ी जो इनके जो हथियार हैं, जैसे गोदी मीडिया है, क्योंकि इनके कोई दो लाइन कहता है फिर वो बड़ी डिबेट का हिस्सा बन जाता है। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद पे लगातार डिबेट्स हो रही हैं। अच्छा, ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला है वो सेशन कोर्ट में है, क्या उस पर भी हाई कोर्ट एक्शन ले सकता है कि भाई ये इतने सालों तक तो चुप रही, अभी क्यों बोलने लगे? उसका भी कोई इतिहास है आपकी नजरों में? देखिए, इस देश में जो भी चीजें हैं, हर एक चीज का इतिहास है। और जब हम लोग बात करते हैं तो कहीं पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी जो सोसाइटी है वो एकदम से घुल मिल करके रहने वाली सोसाइटी रही है। आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं कि सोमनाथ का जो मंदिर है, जो बहुत फेमस टेंपल है सोमनाथ का, उसको लेकर के प्रोफेसर रोमिला थापर की एक किताब है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। हिंदी में उस किताब का टाइटल है इतिहास एक, व्याख्याएं अनेक करके, इस तरीके से उसका टाइटल है। मैनी वॉइसेज ऑफ हिस्ट्री करके इंग्लिश उसका टाइटल है। जब उस किताब को आप पढ़ेंगे और उस किताब को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो शिव टेंपल होने से पहले वो बौद्धिस्ट टेंपल है। वो वहां पर आपको जैन टेंपल के भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, लोकल डाइटीज भी वहां पर मिल जाएंगी। और वो कहती हैं कि गौरी के हमले से पहले, गौरी गजनवियों के आने से पहले कम से कम वो 6 दफा उस आर्किटेक्चर को तोड़ा गया था, उनके हमलों से पहले 6 दफा। और सबसे पुराना वो आर्किटेक्चर जो है वो बौद्धिस्ट टेंपल का है, उसके एविडेंस को अगर देखेंगे तो। अब अगर सोमनाथ की अगर आप खुदाई करना शुरू करेंगे तो आपको लास्ट में जाके जो सबसे पुरानी लेयर होगी वो बौद्धिस्ट टेंपल्स की मिलेंगी। तो क्या आप उसको बौद्धिस्ट टेंपल डिक्लेयर करेंगे? क्या ये कहेंगे कि ये बौद्धिस्ट टेंपल था और इसको जो है तोड़ करके शिव टेंपल बदला गया? पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली। तो लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि क्योंकि आज की तारीख में पूरी की पूरी राजनीति जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ सेट की जा रही है, उसमें 2 मेन चीजें हैं कि एक तो इसके जरिए ये
क्लियर किया जा रहा है कि देखिए आपकी जो हैसियत है वो दोयम दर्जे की बना दी जाएगी अगर आप इसी तरीके से हमारे खिलाफ पॉलिटिकली खड़े रहेंगे। आप हमारे जो विरोधी लोग हैं उनके साथ जाकर के मिलेंगे तो हम जो है आपको इसी तरीके से आपके ऊपर डराने की कोशिश करेंगे, और अगर आप हमारे साथ आ जाते हैं तब आप सुरक्षित हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। यह पूरा का पूरा पॉलिटिकल गेम है। वो ये नहीं करने जा रहे हैं कि ज्ञानवापी हो या मथुरा हो या कहीं पर भी वो इस देश से मुसलमानों को खत्म नहीं करने जा रहे हैं। वो दरअसल उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ जाते हैं वोट देने के लिए, उसको वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज जब हम लोग देख रहे थे सुबह से ज्ञानवापी चल रहा था, इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब के ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरें जो है शेयर की गई। उन तस्वीरों में हेडिंग थी कि मुख्यमंत्री एज यूजुअल जिस तरीके से लोगों की समस्याएं सुनते हैं उन समस्याओं को सुन रहे हैं। उसमें दो तस्वीरों पर मेरा ध्यान खींचा। एक तस्वीर में 4-5 लोग कुर्सियों पर बैठे हुए आराम से उनसे बातचीत करें मुख्यमंत्री जी, लेकिन एक दूसरी तस्वीर है जिसमें एक महिला है जो बुर्के में है और मुख्यमंत्री जी उससे बात कर रहे हैं। आप इसका समझिए, कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ ज्ञानवापी चल रहा है, एक तरफ उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब के ट्विटर हैंडल से वो तस्वीर शेयर हो की जा रही है, तो उसका एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि देखो इधर आओगे तो ऐसे डीलिंग होगी, उधर रहोगे तो ऐसे डीलिंग होगी। और जहां तक कोर्ट कचहरी का मसला है, कोर्ट कचहरी की अगर हम लोग बात करें तो कोर्ट कचहरी ने जिस तरीके से जजमेंट पिछले सालों में दिए हैं और उसका जो रवैया है वो अपना इकबाल खुद से खत्म करती जा रही है। एक मेरा आखिरी सवाल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कोर्ट कचहरी के मसले पर। अभी हाल फिलहाल कश्मीर फाइल एक मूवी आई थी जिसमें आपको भी पता है बहुत कुछ झूठा दिखाया गया है, उसको बैन भी किया सिंगापुर वगैरह में, कई जगह वो दूसरे देशों में बैन हो चुकी है। लेकिन आपको लगता है फिल्म का इस माहौल पर बहुत असर पड़ा है, जिस तरह की घटनाएं और जिस तरह की चीजें मनगढ़ंत इतिहास और ऐतिहासिक फिल्में बनानी शुरू हो गई। आपने अभी पृथ्वीराज का भी एग्जांपल दिया, तो आने वाले समय में और हमें झूठा इतिहास देखने को मिलेगा। जी देखिए, ऐसा है कि ये एक टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी इतिहास में रही। हम लोगों ने पहले भी देखा जब हिटलर जब जर्मनी में राइज कर रहा था और वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, तो एक मिनिस्ट्री हुआ करती थी जिसका नाम था प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री, जिसका नाम ही प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री था। और उसके जो मिनिस्टर थे उनका नाम था गोएबल्स। गोएबल्स का काम था प्रोपेगेंडा को फैलाना, और मिनिस्ट्री ओवरऑल इसी प्रोपेगेंडा के लिए बनाई गई थी, उसका नाम ही था ये जो है। और वो इसका काम ये था या तो रेडियो के जरिए, फिल्मों के जरिए, और ऐसे कई मीडियम्स उन्होंने चुने जो मास मीडियम्स थे जिनमें कि ज्यादातर लोगों तक वो पहुंच सकते थे। और इस तरीके से उन्होंने जो है बहुत सारी चीजें की, और इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग दे देते हैं। एक उस दौर की एक डायरेक्टर थी सुसान सोंटैग करके, जिसने 1936 के ओलंपिक्स में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था ओलंपियाड के नाम से ही है। वो उस मिनिस्ट्री की, या ये कहिए कि हिटलर की तरफ से अपने हिटलर के प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए सबसे मजबूत जो है डायरेक्टर्स में वो मानी जाती थी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग थे। आपको जानकर के हैरानी होगी कि 1944 तक जर्मनी के लोगों को यह पता ही नहीं था कि जर्मनी युद्ध लगातार पिछले 4 सालों से हार रहा है, क्योंकि जर्मन रेडियो हमेशा यह कह रहा था कि आज हमने ये शहर जीत लिया, कल हमने ये शहर जीता था, और अगले दिन हमारा ये टारगेट है, क्योंकि असल खबर वहां नहीं पहुंच पा रही थी। और उस दौर में जो रेडियो था वो सबसे पावरफुल वेपन था, उससे ज्यादा पावरफुल कोई वेपन नहीं था। लोग रेडियो से खबर ले रहे थे, और लगातार जिस तरीके से खबरें बताई जाने लगी, जर्मनी का युद्ध हार गया, ये खबर तब पता चली जब ब्रिटिश रेडियो और उन सब ने जाकर के जर्मनी में पर्चे गिराना शुरू किए, और उन सब लोगों ने अपने ब्रॉडकास्ट बदल करके वहां पर न्यूज लोगों को देना शुरू की, और वो भी हिटलर के डेथ के बाद में। नहीं तो 4 साल तक लोगों को पता ही नहीं चलने दिया गया कि असल इतिहास क्या है, असल में हो क्या रहा है। तो वही प्रोपेगेंडा चाहे फिल्मों के माध्यम से हो, हमने पिछले दिनों देखा है कि सडनली पिछले 5-6 सालों में जो फिल्में बन रही हैं वो खास तरीके की फिल्में बन रही हैं, और जो
या फिर हो ये रहा है कि फिल्मों का बनने पे ही एकदम सडनली रोक लगी। आप देखिए पिछले सालों में 2014 तक जिस तरीके की मूवी आती थी, हर हफ्ते एक दो आ रही होती थी, आजकल वो रुक गई है। वो बहुत तेजी से रुकी हैं। लोग 3 साल में, 4 साल में, 2 साल में एक फिल्म लेकर के आ रहा है, और वो भी बहुत सोच समझ करके। अदरवाइज जो लोग प्रोपेगेंडा फिल्में बना रहे हैं, उनकी फिल्में रेगुलर आ रही हैं। ये एक चीज आप देख लीजिए पूरे के पूरे बॉलीवुड में, आप मीडिया में देख लीजिए, आप जर्नलिज्म के अखबारों में देख लीजिए, आप कहीं पर भी देख लीजिए, या तो प्रोपेगेंडा चल रहा है और दूसरे तरफ की खबरें एकदम से गायब हो चुकी हैं। और यही आज के दौर में चल रहा है। ये प्रोपेगेंडा के जरिए अपने आइडियाज को, अपनी चीजों को जो है एस्टेब्लिश किया जा रहा है। जी इकराम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र साहब, आपने इस एपिसोड में बहुत कुछ बताया, इतिहास से लेकर प्रेजेंट में जो कुछ चल रहा है, चाहे लोग फिल्मों के माध्यम से हो या और माध्यम से है, या फिर गोदी मीडिया के माध्यम से जो कुछ फैलाया जा रहा है, और जिसका असर इस जनरेशन पर तो खासकर पड़ ही रहा है। लेकिन देखते हैं कितना कामयाब होते हैं, नहीं होते हैं, कितना झूठ फैलाते हैं। और फिलहाल इनसे इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में इनसे जरूर मुलाकात कराएंगे, किसी और अच्छे एपिसोड में, श्रीलंका वाले एपिसोड में बात करेंगे कि भारत और इसका क्या असर पड़ रहा है।